नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किए। यूनाइटेड नेशंस में किस तरह के रिफॉर्म्स होना चाहिए, बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो सब हमने पढ़ा। यूनाइटेड नेशंस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात किया जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स होना चाहिए। बेसिकली जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, उनको जो वीटो पावर दिया हुआ है उसे खत्म करना है। किसी भी साइड से देखोगे वो लॉजिकल नहीं है, ये बात आपको पता है। तो इधर दो डोमेन में रिफॉर्म्स की बात किया जा रहा है। एक तो यूनाइटेड नेशंस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस का जुरिस्डिक्शन में भी रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का फोकस कहां कहां होना चाहिए, कौन कौन से एरियाज में यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अगर यूनाइटेड नेशंस को चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन करके मेंटेन करना है, तो यूनाइटेड नेशंस को अपना जुरिस्डिक्शन भी चेंज करना होगा। टाइम के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस का फोकस एरियाज भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो उस बारे में ये टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, as the UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation। देखिए, 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। तब की बात और 2005 की बात में आसमान जमीन का फर्क था, ये बात आपको मालूम है कि नहीं? कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, यूएस एक सुप्रीम पावर बन गया था, फिर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स पावर आ गए थे, तो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन था। तो 2005 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। तो सितंबर 2005 को सारे हेड्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स सेलिब्रेट किया इस इवेंट को, और सब एक मीटिंग में शामिल हुए। तो इस मीटिंग के दौरान लीडर्स ऑफ द कंट्रीज प्रेजेंट सिचुएशन को रिव्यू किया। मतलब प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितना रेलेवेंट है, इसके बारे में बातें किए। तो इस जनरल असेंबली मीटिंग में सारे मेंबर स्टेट्स के हेड्स मिलकर ये डिसाइड किए कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे यूनाइटेड नेशंस को और रेलेवेंट बनाने के लिए। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जुरिस्डिक्शन को हम चेंज करेंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स है दोस्तों? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन। देखिए, 2005 से पहले भी यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग पीस कीपिंग मिशन चल रहा था दुनिया भर में। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो एक पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए। क्या है पीस बिल्डिंग कमीशन? ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है। हर कंट्री के मेंबर्स रहेंगे इस कमीशन में, और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में किस तरह पीस एफर्ट्स को इनिशिएट करना चाहिए। मतलब जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उधर यूनाइटेड नेशंस अपना पीस कीपिंग मिशन भेजेंगे। तो इस बारे में डिसीजन लेने का काम किसका है? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल को पीस एफर्ट्स के बारे में एडवाइस देने का एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों, पीस बिल्डिंग कमीशन। तो ऐसा एक पीस बिल्डिंग कमीशन क्रिएट करना है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national governments to protect their own citizens from atrocities। इसका मतलब क्या है? देखिए, दुनिया भर में ऐसे कई सारे कंट्रीज है जहां पे अलग अलग रीजंस की वजह से एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो पाया है, या फिर ऐसे कई सारे कंट्रीज है जहां पे नेशनल गवर्नमेंट्स फेल हो गया है। अलग अलग रीजंस माने कहीं पे सिविल वार हो रहा है, कहीं पे एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, ये सब की वजह से उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है वो कंप्लीटली फेल हुआ है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान। अब देखिए, अफगानिस्तान का स्टोरी आपको मालूम है दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान पहले भी टेक ओवर किया था, अभी भी टेक ओवर किया है। उस वजह से उधर एक प्रॉपर नेशनल गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो पाया है कि नहीं? अब इसमें अफगानिस्तान की जनता का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। ऊपर से अफगानिस्तान का सिचुएशन अगर इस तरह हुआ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अफगानिस्तान सिटीजन्स का नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल है। देखिए, आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के राइवलरी के कारण कई सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो जहां पे भी प्रॉब्लम्स हो रहा था वो प्रॉब्लम्स इसलिए इंक्रीज हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर का इंटरफेरेंस की वजह से। तो बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर अलग अलग कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, उधर एक नेशनल गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो पाया है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट फेल हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल
इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए जहां पे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहा है उन्हें सपोर्ट करना, ये भी यूनाइटेड नेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात को लीडर्स ने एक्सेप्ट किया। अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, 2006 से पहले भी एक ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था। देखिए आपको पता है दोस्तों, 1945 के बाद बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन के बाद भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, वार भी हुआ है, तो उन हर जगहों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुआ है। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस को मॉनिटर करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए पहले से एक ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था, तो इसे अपग्रेड किया। मतलब चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया और 19 जून 2006 से ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एस्टैब्लिश किया। अगला है एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में, और एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए 2000 में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नन। तो कोफी अन्नन के लीडरशिप में 2000 में यूनाइटेड नेशंस का मिलेनियम समिट होता है, तो उधर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया, जिसे 2015 तक अचीव करना था। इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या थे? नंबर 1, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को एराडिकेट करना है। नंबर 2, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। नंबर 3, जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करना है। मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना है। HIV, एड्स, मलेरिया जैसे डिसीजेस को कॉम्बैट करना है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट भी डेवलप करना है। तो ये 8 मिलेनियम गोल्स है। तो टारगेट रखा हुआ था 2015 तक, और आपको पता ही है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पाया था। तो इसके बाद 2016 में यूनाइटेड नेशंस फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया, जिसका टारगेट है 2030 तक। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सारे कंट्रीज को कोशिश करना है, ठीक है। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में। देखिए हम 2005 की बात कर रहे हैं, तब तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम था। तो सारे हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करेंगे। अगला, कंडमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। तो बेसिकली टेररिज्म को प्रिवेंट करना है इन ऑल फॉर्म्स। किसी भी फॉर्म में टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, छोटा या बड़ा हो, तो हर एक फॉर्म में टेररिज्म को कंडम करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। एंड अगला, क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड। देखिए वन ऑफ द एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। आज की डेट में अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में डेमोक्रेसी आया है। तो जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर एक डेमोक्रेसी फंड क्रिएट करेंगे। नहीं तो जहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उन्हें भी सपोर्ट करने के लिए ये फंड यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह एक डेमोक्रेसी फंड क्रिएट करने के लिए भी स्टेप्स लिया गया। एंड फाइनली एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? जब हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिस्कस कर रहे थे, तब हम डिटेल में डिस्कस किए थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, जो 1994 में अपना ऑपरेशंस खत्म किया था, क्योंकि 1994 में पलाऊ करके एक ट्रस्ट टेरिटरी को इंडिपेंडेंस मिल गया था। वैसे क्या है ट्रस्ट टेरिटरी? देखिए जो एर्स्टवाइल टेरिटरीज थे ना, कॉलोनियल टेरिटरीज, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए या फिर एक सेल्फ अटेनमेंट दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये ट्रस्ट टेरिटरी वाला सिस्टम शुरू किया था। बेसिकली एक एक टेरिटरी को डेवलप्ड कंट्रीज को अडॉप्ट करना था और उन्हें सपोर्ट करना था। तो 1994 में पलाऊ करके एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिल गया, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ऑपरेशंस खत्म किया। तो 2005 में जब जनरल असेंबली मीटिंग हुआ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखा जाएगा तो 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑपरेट नहीं कर रहा था, पर फॉर्मली उसे बंद किया गया, वाइंड अप किया गया 2005 में, ठीक है। तो इतने सारे स्टेप्स लेने के लिए डिसीजन लिया गया इस जनरल असेंबली मीटिंग में। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, डिसीजंस तो लिया गया,
अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। 1945 से लेके 2005 तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को अगर रिव्यू करोगे तो ये पता चल जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पीस इंश्योर करना, इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करना। क्या वो पीस इंश्योर कर पाए? बहुत सारे वार हुए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत सारे जान चले गए, है कि नहीं? इतने सारे अट्रोसिटीज हुए दुनिया भर में, तो यूनाइटेड नेशंस इतना इफेक्टिव नहीं रहा था। तो अब ये जो जनरल असेंबली में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, इसका भी तो इंप्लीमेंटेशन एक सवाल था। तो कुछ और सवाल उठे सबके सामने, जैसे कि व्हाट शुड ए पीस बिल्डिंग कमीशन डू? देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच वंस शुड इट इंटरवीन इन? देखिए, पीस बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट करेंगे, इस तरह बोला था। पीस बिल्डिंग कमीशन एस्टैब्लिश भी किया, पर देखिए उसका इफेक्टिवनेस भी तो चेक करना पड़ेगा ना। दुनिया भर में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, अगर आप देखोगे एक एक कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लॉस ऑफ लाइव्स भी हो रहा है। तो वो हर जगह में क्या यूएन का पीस कीपिंग मिशन पहुंच जाएंगे? इतने मैन पावर है, इतने टाइम है यूएन के पास? सेकेंड, इज इट पॉसिबल और इवन डिसेरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट? हर एक कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करना पॉसिबल होगा यूनाइटेड नेशंस के लिए या फिर ये पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए? सिमिलरली, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विथ अट्रोसिटीज? अब देखिए, मैंने ये सेकंड वाला पॉइंट में आपको बोला था कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कम्युनिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई कंट्री में नेशनल गवर्नमेंट फेल हो रहा है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उधर पहुंच जाएंगे। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी? इंटरनेशनल कम्युनिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल आप बोल रहे हो, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन कौन है? सारे कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो कौन कौन से कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा है तो एक कंट्री बोलेंगे इधर जो इशू हो रहा है इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे कंट्री बोलेंगे दूसरे जगह पर जो इशू आ रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल लेंगे, तो हम एक साथ क्यों काम करेंगे? तो ये सब सवाल है। मतलब देखिए, इधर क्या डिसाइड किया गया? इंटरनेशनल कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे जब एक कंट्री का नेशनल गवर्नमेंट फेल होने की वजह से उस कंट्री के सिटीजन्स के अगेंस्ट जब अट्रोसिटीज हो रहा हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उधर पहुंच के करेगा क्या? क्या वो अपना फोर्स भेजेंगे या फिर उधर जो लोगों के साथ अट्रोसिटीज हो रहा है उन लोगों को लेके अपने कंट्री चलेंगे, उनको असेलम प्रोवाइड करेंगे? ये सब के बारे में कुछ बता नहीं रहा है। मतलब एक वेग डिसीजन लिया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। जिन कंट्रीज में नेशनल गवर्नमेंट फेल होने की वजह से कंट्री के सिटीजन्स के अगेंस्ट अट्रोसिटीज हो रहा उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। तो डिसीजन तो लिया गया, पर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया जब आप उसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे? सवाल है ना। फिर देखिए, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड? वही बात फिर से आप बोल रहे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का डेफिनेशन क्या है? लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कौन डिटरमाइन करेंगे और क्या एक्शन आप लेने वाले हैं, इस बारे में कुछ बताया नहीं है। आपने केवल ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट, given that so many countries are still part of the developing world, how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such those listed in the Sustainable Development Goals? अब देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये मैंने आपको बताया। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, ऐसा डिसाइड किया है, पर कैसे करेंगे? देखिए, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या लिखा है? पॉवर्टी एंड हंगर को एलिमिनेट करना है, प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करना है। तो जो डेवलप कंट्रीज है, जो एडवांस कंट्रीज है, उनके लिए गोल्स कुछ नहीं है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, देखा जाएगा तो दुनिया में मेजोरिटी कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उधर आप इस तरह के गोल्स दे रहे हो, मतलब आपको ये सारे अचीव करना है। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इतने सारे गोल्स आप दे दिया, तो ये कैसा लॉजिकल है? वो लोग कैसे अचीव करेंगे? उसके लिए क्या सपोर्ट करेंगे आप? फिर देखिए, टेररिज्म के बारे में बात हुई थी कि कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, बट कैन देयर बी एन एग्रीमेंट ऑन ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? अब देखिए, टेररिज्म का डेफिनेशन ही अलग है अलग अलग कंट्रीज में। देखिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इतना सब कुछ किया गया पिछले कई सालों से, पर अभी भी टेररिज्म का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है लगभग सारे कंट्रीज के ऊपर है। तो आप कैसे करोगे? टेररिज्म को आप डिफेन ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे काउंटर करोगे? इसके लिए कोई मास्टर प्लान है आपके पास? ये भी सवाल है। एंड फाइनली, हाउ शैल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी फंड के क्रिएशन के बारे में बात किया गया था,
ठीक है। तो इसके लिए फंड कहां से आएंगे, कौन कौन आपको पैसे देंगे? अगर आप एक कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो उन्हें फंड्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए ना सबके लिए, तो ये फंड्स कहां से आएंगे? तो ये सारे सवाल था सबके सामने जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को लेके। केवल डिसीजंस लेके फायदा नहीं, अलग अलग फंड्स क्रिएट करके या फिर एग्रीमेंट साइन करके कोई फायदा नहीं है। आपको उसे इंप्लीमेंट करने के बारे में भी सोचना होगा, उसके लिए एक मास्टर प्लान एंड स्ट्रैटेजी चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं था। तो इसी बात को कार्टून के जरिए इधर दिखाया हुआ है। डारफुर, डारफुर कहां पे है? सूडान में एक जगह है दोस्तों, वेस्टर्न सूडान में एक रीजन है डारफुर, जहां पे 2003 के टाइम पर सिविल वार चल रहा था और लोगों की हालत बहुत ही खराब थी उस वक्त, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर था। और यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा था? डिस्कशंस हो रहा था कि हम पॉवर्टी को हटाएंगे, हंगर को हटाएंगे, पीस एस्टैब्लिश करेंगे, पर इफेक्टिवली कुछ हुआ नहीं। वही कार्टून में दिखाया हुआ दोस्तों, देखिए एक माँ है अपने बच्चे के साथ और एक कटोरी है। कटोरी में क्या है? वर्ड्स है, केवल शब्द है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस शब्दों से हेल्प किया है कि बहुत कुछ बोले कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, पर इफेक्टिवली कुछ हुआ नहीं हुआ। लोग उधर मर रहे थे हंगर से। तो देखिए क्या लिखा है, द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डारफुर Sudan since 2003 has attracted empty promises by the international community। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से केवल empty promises ही मिले, effectively कुछ नहीं मिले। How do you think that UN can intervene in situations like this? तो ऐसे situations में यूनाइटेड नेशंस को किस तरह intervene करना चाहिए? Would that require a change in its jurisdiction? तो क्या यूनाइटेड नेशंस को अपना जुरिस्डिक्शन चेंज करने की जरूरत है इस तरह की हालात में लोगों को हेल्प करने के लिए? तो केवल बात करके फायदा नहीं है, इफेक्टिवली कुछ करना पड़ेगा। इसी को रिमेन करते हुए ये कार्टून है दोस्तों। और देखिए सूडान की बात तो आपको पता ही है दोस्तों, 2003 में तो सिविल वार चल ही रहा था, बाद में 2013 में जाके सूडान डिवाइड होता है, ठीक है। आज के हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ सूडान है, ये बात आपको मालूम होगा। सॉरी, नॉर्थ सूडान नहीं बोल सकता, सूडान है और साउथ सूडान है। जो नॉर्थन साइड में वो सूडान है और सथेन साइड में वो साउथ सूडान है। अब ये देखिए दोस्तों, और एक डाटा इधर दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस का। वैसे देखा जाएगा तो 1960 से लेके अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किया है। जहां पे भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते हैं उधर पीस इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपना पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिप्लॉय करते हैं। तो इसमें कुछ मेजर इधर बताया हुआ है। वैसे करीब 100 के करीब पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ने कंडक्ट किया है, कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ अभी भी चल रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीस कीपिंग ऑपरेशंस का नाम है इधर, एक मिनुस्मा इन माली, फिर वेस्टर्न सहारा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डाफर, कोसोवो, साइप्रस, लेबनान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में UNMOGIP। प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में भी हम डिस्कस किया था। फिर देखिए हाइती, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, साउथ सूडान, अभी मिडिल ईस्ट, सीरिया एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे दोस्तों सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट सजेस्ट करूंगा। ये यूनाइटेड नेशंस का ही वेबसाइट है, peacekeeping.un.org। इसमें सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्ड डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि अफ्रीका में देखिए कितना है, बहुत सारे हैं, फिर अमेरिकाज में, एशिया एंड द पैसिफिक में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो ये सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में डाटा इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और पीस कीपिंग के बारे में मतलब व्हाट वी डू, व्हाट इज पीस कीपिंग, कौन कौन है अपना पीस कीपर्स, ये सब के बारे में डाटा आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड नेशंस का, peacekeeping.un.org। इसमें आपको सारे डाटा मिल जाएगा दोस्तों पीस कीपिंग के बारे में। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, पिछले 72 ईयर्स में 1 मिलियन से ज्यादा वीमेन एंड मेन फ्रॉम 125 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस का 71 पीस कीपिंग मिशंस में सर्व कर चुका है दोस्तों। देखिए मैप भी इधर दिया हुआ है, आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने अपना पीस कीपिंग ऑपरेशंस अभी तक डिप्लॉय किया है। फिर अगर आप देखोगे व्हाट वी डू वाला टैब में पीस कीपिंग मिशंस का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये भी लिखा हुआ है। जैसे कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना है, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना है, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस लेके आना है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, यूथ पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, ऑपरेशनल सपोर्ट को डिलीवर करना है, ठीक है। ये सारे डाटा आपको मिल जाएगा पीस कीपिंग को लेके इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। और देखिए करंट पीस कीपिंग ऑपरेशंस कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे चल रहा है। देखिए वेस्टर्न सहारा में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, माली में,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में, गोलान में, साइप्रस में, लेबनन में, अबिये में, कोसोवो, साउथ सुडान, इंडिया एंड पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान में जो UNMOGAP है ये अभी भी चल रहा है, ठीक है, करंट ऑपरेशंस में आता है। तो ये सारे डाटा आपको इसमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट, अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स वाला टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।